इस वीडियो में हम राजस्व जो साहित्य है उसका हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि इनकी जो राजस्व साहित्य की जो प्रमुख ग्रंथ है, राजस्व के प्रमुख ग्रंथों को पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से प्रमुख ग्रंथ, और ये प्रमुख ग्रंथ आपको बड़े क्रम से याद करने हैं। तो प्रमुख ग्रंथ क्रम से क्या पता, यदि उसका क्रम से पूछा जाए तो क्रम से क्या याद रखोगे, क्रम से आपको याद रखना है खूबी पर पृथ्वी, खूबी पर पृथ्वी हमीर विजय। खूबी पर पृथ्वी हमीर विजय क्या हुआ, इसका मतलब खू से याद रखना खुमान रासो, खू से खुमान रासो। ठीक है, सबके पीछे रासो आएगा, खू से खुमान रासो। बी से क्या होगा, बीसल देव रासो, बी से बीसल देव रासो। प से क्या है, परमाल रासो, प से परमाल रासो। पृथ्वी से क्या है, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो। हमीर से हमीर रासो, विजय से विजयपाल रासो। ये तो है ग्रंथों के नाम। ठीक है ना, खूबी पर पृथ्वी हमीर विजय। देखो ये खूबी है ना, इस खूबी पर क्या है, पृथ्वी, खूबी है ना, इस खूबी पर पृथ्वी और हमीर की क्या है, विजय। इन दो जनों की, पृथ्वी और हमीर, माना कि किसी के नाम है, उनकी खूबी पर क्या है, विजय। ऐसे याद रखोगे, ट्रिक से याद रखनी, खूबी पर पृथ्वी और हमीर की विजय। खूबी जो है, इस खूबी पर, खूबी के ऊपर या खूबी पर पृथ्वी व हमीर की क्या है, विजय। ठीक है ना, ऐसे याद रखना। तो इनको कैसे याद रखोगे, देखो तो हम लोग इसको एक बार वापस याद करते हैं। क्या था, खू बी, ये खूबी है, इसके ऊपर पर किसकी विजय थी, पृथ्वी और हमीर, हमीर की क्या थी, विजय। तो ये आपको याद रखनी है। तो खू से क्या हो गया था, खुमान रासो, खुमान रासो किसने लिखा था, खुमान। बी से क्या था, बीसल देव। प से क्या था, परमाल रासो। ठीक है, पीछे सबके रासो आएगा, परमाल। पृथ्वी से पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। हमीर से हमीर, हमीर से हमीर। विजय से क्या है, विजयपाल। ठीक है, अब इनके किस किसने लिखी ये एक बार साथ में याद कर लेते हैं। तो इसके जो लेखक है ना, ये ऐसे याद रखना, खू है, ये क्या, खू से याद रखना दा, खुदा, खुदा होता है भगवान, खुदा, खू से खुदा। इसे दा से आप दल कर देना, दलपति, दलपति। ठीक है ना, कौन है, दलपति। और उपनाम क्या है, विजय, दलपति विजय। तो खुमान रासो किसने लिखी, दलपति विजय। ठीक है, अब बीसल देव में देखो, बीसल देव मैंने पिछली वीडियो में आपको याद कर, बीसल देव एक क्या है, नर है, क्या है, नर, नारी नहीं है, तो क्या है, नर। तो नरपति, नरपति नल है। बीसल देव क्या है, आपके नरपति नल है। ठीक है ना, बीसल देवी के नर है, तो नर से नरपति नल है। परमाल, परमाल, इसका तो सीधी सी बात, परमाल जगनिक। परमाल का कौन है, जगनिक। ठीक है, परमाल कौन, जग, पर जग, जग पर जग, जग पर जग, जग पर। ऐसे भी याद कर सकते, माल, माल किसका है, जगनिक का। तो माल, परमाल जगनिक। पृथ्वीराज तो आपको पता है किसका है, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई, चंद्रबरदाई। हमीर रासो किसका है, सारंगधर का। हमीर को क्या लगा, रंग, रंग, सारंगधर, सारंगधर का है क्या, हमीर रासो। विजयपाल, तो विजय किसकी होती है, मैंने पीछे याद किया था, विजय होती है आपके नल आदमी होता है, नल, नल यानी बदमाश। तो नल आदमी की क्या होती है, विजय। तो नल सिंह, ठीक है, तो नल सिंह हो गया। रचना काल में आपको बता रहा हूँ, जो कि प्रमाणिक बता रहा हूँ, जो सबको माने वही याद करवाऊंगा आपको। तो कैसे याद करोगे, देखो देखो यहाँ पे 9 9 और 2 11 कर दो, एक बार 11, 2 बार 11, 3 बार 11 करना है। कितनी बार, 3 बार। तो 9 9 के बाद 2 11, तो 1 11, 2 11, 3 11 करना। 11 और 2 करो कितना हो गया, 13, 13 और 3 कर दो, 13 और 3 कितने, 16।
तो 16 से ये नौ है ना, तो याद रखिए 9वीं शताब्दी, क्या है 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी ये किसके अनुसार है? चलो पहले वो बाद में करते हैं, पहले ये 9 से 9वीं शताब्दी। 11 से याद रखना 1155 ईस्वी। 55 भाई 9 के बाद 2 11 11 11 और 2 13 13 का डबल 16, सॉरी 13 का 3 16, तो 55 हो गया। 55 के बाद आपको याद रखना है 73 याद रखना है। उसके बाद में ये पृथ्वीराज आपको पता है 92 में ये पृथ्वीराज चौहान हरा था, और ये रचना 93 में, ठीक है। तो 93 में 11 से 93, और 13 के बाद में याद रखना आपको 57, क्या याद रखना 57, और यहाँ से 16वीं शताब्दी, ठीक है। इसका 16वीं शताब्दी बस कन्फर्म। तो 9वीं शताब्दी क्या हुआ 9, फिर 11 11, 9 और 2 11 होते हैं, तो 11 11 11 3 बार 11 है, फिर वापस 2 11 और 2 13 13 और 3 16। तो यानी 9वीं शताब्दी का ये खुमान रासो आपकी कौन शताब्दी का? 9वीं शताब्दी का। किसके अनुसार? तो शुक्ल और हजारी के अनुसार। ये शुक्ल और हजारी ने इसका समय बताया जो कि महत्वपूर्ण है। HP से प्रसाद, D से द्विवेदी, SPD हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, और ये सर्वमान्य है। कितना है? 9वीं शताब्दी में। 1155 ईस्वी में, ये किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार 1155 में होगा, ठीक। हम लोग पहला ग्रंथ ले रहे हैं, इस ग्रंथ का नाम क्या है? और बड़ा लिखते हैं। तो दोस्तों पहला ग्रंथ ले रहे हैं, इसका नाम है आपके खुमान, खूबी पर पृथ्वी और अमेरिकी का विजय थी। तो उसमें से पहला क्या है? खुमान। तो खुमान रासो, खुमान रासो। तो खू से क्या कर दोगे? दा, तो दा से दलपति। दलपति कौन है? विजय। ये इसकी कौन है? रचनाकार। और ये रचना कौन सी है? खूबी में सबसे पहले समय क्या है इसका? समय हम लोगों ने भी याद किया था, कौन सी शताब्दी? 9वीं शताब्दी। 9वीं शताब्दी किसके अनुसार है? शुक्ल के अनुसार है। शुक्ल एंड हजारी, HP से प्रसाद और D से द्विवेदी, ठीक है, जो कि क्या है? सर्वमान्य है, यानी सब विद्वानों को ये बात मान्य है। तो खुमानों की रचना 9वीं शताब्दी में हुई। इस खुमानों का कथानक क्या है? कथानक का मतलब है इस बात में क्या बात है, कहानी क्या है, कथानक। तो इसका कथानक ये है कि एक तो होता है आपको चित्तौड़ का राजा, कहाँ का? चित्तौड़ का राजा। चित्तौड़ का राजा कौन? खुमान नाम से पता चल रहा है, खुमान। चित्तौड़ का राजा खुमान द्वितीय। चित्तौड़ का राजा खुमान द्वितीय। दूसरा कौन होता है? दूसरा होता है यहाँ पे इराक, सऊदी अरब में ना। दूसरा है इराक, और इराक का खलीफा था। इराक का खलीफा धर्मगुरु होता है ना, खलीफा। और खलीफा का नाम क्या था? ये देखो, खुमान तो हमने चित्तौड़ का राजा खुमान, और खुमान कौन सा है? द्वितीय। ये भी याद रखना आपको। और इस माँ है ना, माँ से लेना माँ, ये माँ है, इसको खींच के नीचे लाओ, माँ आगे लगा दो मुंह, मामू। और इसका पूरा नाम क्या है? अल मामू। तो चित्तौड़ का राजा खुमान द्वितीय, चित्तौड़ का राजा खुमान द्वितीय, और इराक का खलीफा कौन? अल मामू। इनके मध्य, इन दोनों के मध्य युद्धों का क्या है? वर्णन। युद्धों का वर्णन। इन दोनों के जो युद्ध हुए थे, उन युद्धों में इसके अंदर क्या है? वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो खुमान है, खुमान द्वितीय है। खुमान कौन है? खुमान द्वितीय। इस खुमान द्वितीय की क्या हुई थी? जय हुई थी। जय यानी विजय हुई थी। खुमान द्वितीय की क्या हुई थी? जय। और जय से याद रखना हिंदी का प्रथम जय काव्य। हिंदी का प्रथम जय काव्य माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये किसने कहा था? शुक्ल। ये शुक्ल के अनुसार, किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार खुमान रासो हिंदी का प्रथम क्या है? जय काव्य माना जाता है, ठीक है। ये बात भी महत्वपूर्ण। दूसरी बात इनकी क्या मिलती है कि ये जो खुमान देती है, इसके कुल 24 युद्धों का वर्णन है। कितने? 24 युद्धों का वर्णन इसके अंदर मिलता है, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि इसकी भाषा क्या थी?
कौन सी भाषा में ये लिखा गया? तो राजस्थान, कौन सी भाषा? राजस्थानी, हमारी राजस्थानी भाषा थी, ठीक है। इसके अंदर छंद क्या था? छंद कितने थे? छंद कुल कितने थे? 5,000 छंद थे। एक बात में नोट डाल के बात लिखा रहा हूँ, कौन सी? हजारी के बारे में। हजारी ने क्या कहा? आदिकालीन साहित्य, आदिकालीन साहित्य में शामिल नहीं किया, आदिकालीन साहित्य में शामिल नहीं किया, ठीक है। हम ले रहे हैं वो है खूबी, बी से बीसल देव रासो, ठीक है। और मैंने आपको याद करवाया था कि बीसल जो है ये कौन है? आपके नर है। कौन है? नर। याद रखना, नरपति लाल है, नरपति नल है। बीसल देव रासो जो ग्रंथ है किसने लिखा था? नरपति नल ने लिखा, ठीक है। कब लिखा था? तो 9वीं शताब्दी था, ये 11 कर दो, 1155 ईस्वी। किसके अनुसार? शुक्ल के अनुसार, जो कि ये क्या? सरमान है, ठीक है। नेक्स्ट बात में हम याद रखेंगे, इनका समय हो गया। दूसरी बात हम इसका कथानक याद रखेंगे। कथानक यानी इसका क्या कहानी है? कहानी ये है कि अजमेर का चौहान शासक, अजमेर का चौहान शासक, अजमेर का चौहान शासक कौन? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। दूसरी कौन? मालवा की राजकुमारी, मालवा की राजकुमारी, इसका नाम क्या है? ये वी है, वीरा से याद रखना, राजमती। ये कौन है? भोज परमार की पुत्री। किसकी है? भोज परमार की कौन है? पुत्री। भोज परमार शासक था, उसकी पुत्री है। तो इन दोनों का क्या है? दोनों का के विवाह का क्या है? वर्णन। कथा ने क्या है? अजमेर का चौहान शासक कौन? विग्रहराज चतुर्थ। और मालवा जो था ना, उस मालवा की राजकुमारी कौन? राजमती, वीरा राजमती, जो भोज परमार की पुत्री। उन दोनों के मध्य जो विवाह वगैरह जो हुआ था, प्रेम प्रसंग, उस पूरे प्रेम प्रसंग का क्या है? वर्णन। आगे क्या है? इसके कुल खंड कह दो या भाग कह दो। कुल भाग बराबर कितने? 4। इसके 4 भाग है। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। पहला भाग में क्या है? पहले भाग में इन दोनों का केवल विवाह। पहले ट्रिक्स याद करो। पहले भाग में क्या है? विवाह। दूसरे भाग में उड़ गया विवाह। पहले भाग में विवाह हुआ, दूसरे भाग में उड़ गया। तीसरे में क्या हुआ? विरह। चौथे में क्या हुआ? मिलन। ये भागों में 4 वर्णन क्या है? पहले विवाह हुआ, विवाह के बाद उड़ गए, यानी अलग हो गई तो क्या हुआ? विरह हुआ, और बाद में चौथे में मिल जाते। 4 भाग है। तो विवाह में क्या याद रखोगे? कि जो बीसल देव है, बीसल देव कौन? वही विग्रहराज चतुर्थ जो है ना, उसको बीसल देव तृतीय कहते हैं। बीसल देव तृतीय प्लस राजमती जी का क्या है? विवाह का वर्णन इस पहले भाग के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि बीसल देव रासो में बीसल देव तृतीय राजमती के विवाह का वर्णन कौन से भाग में? पहले भाग में। दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में बीसल देव उड़ीसा चला जाता है। उड़ीसा जाने का वर्णन मतलब क्या है? यानी राजमती के किसी कथन, किसका? राजमती के किसी कथन से नाराज होकर, राजमती के किसी कथन से वो नाराज हो गए, किसी डायलॉग से, बात से, तो वो उड़ीसा चले गए। और उड़ीसा चले जाने के मध्य जो भी ये बातचीत हुई उसका क्या है? वर्णन है। अब ये उड़ीसा कितने समय रहे थे? तो कई तो कहते ये
12 माह रहे थे। 12 माह बोले तो 1 वर्ष, कई तो कहते हैं ये 12 वर्ष रहे थे। शुक्ल कहते हैं ये 12 माह रहा था, यानी कि 1 साल रहा था। जब ये रासो बीसलदेव रासो ग्रंथ खुद क्या कहता है कि ये 12 वर्ष रहे थे। बीसलदेव रासो के अनुसार कितने 12 वर्ष, 12 माह किसके अनुसार, शुक्ल के अनुसार, ठीक है। तो उड़ीसा 12 माह या 12 वर्ष तक चलेगी। तो उसके बाद राजमती को क्या हुआ, विरह, दुख हुआ, तकलीफ हुई। तो राजमती के विरह का वर्णन है, राजमती के विरह, विरह का गया है वर्णन, यानी राजमती जी के विरह का वर्णन किया गया। कौन से भाग में, तीसरे भाग में। आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये प्रश्न ऐसे ही बन रहे हैं कि विरह का वर्णन कौन से भाग में, उड़ीसा जाने का वर्णन कौन से भाग में, विवाह का वर्णन कौन से मन में, और अंत में दोनों का क्या हो जाता है, दोनों का मिलन हो जाता है। तो मिलन का वर्णन चौथे भाग में। आगे आपको इनकी विशेषताएं ध्यान रखनी, इस रचना की विशेषताएं, खास विशेषताएं याद रखनी। क्या याद रखोगे, 12 मास, 12 मास तक शुद्ध श्रृंगार विरह चला। कितने तक, 12 मास तक शुद्ध श्रृंगार विरह। और तीसरी में याद रखो ये प्रेषित पत्रिका, ये इसकी विशेषता, प्रेषित पत्रिका। अभी समझाता हूँ इसको। प्रथम सर्वप्रथम इसमें 12 मासा का वर्णन है, 12 मासा का वर्णन, यानी 12 मास तक जो विरह हुआ ना उसका वर्णन किया गया। वैसे देखें तो 12 मास की शुरुआत जो होती है वो आषाढ़ मास, तो बहुत ही आषाढ़, सामान्य तौर पर आषाढ़ मास होती है। लेकिन इसके अंदर जो 12 मास की जो शुरुआत जो शुरू किया गया वो कौन से माह में, कार्तिक मास शुरू किया गया है। ये जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। वैसे तो आषाढ़ मास से विरह वेदना होती है शुरू। दूसरी बात ये शुद्ध श्रृंगारिक विरह गीत है, शुद्ध श्रृंगारिक विरह गीत है। श्रृंगारिक समझे ना, प्रेम प्रसंग से संबंधित ये गीत है, शुद्ध प्रेम के, प्रेम पर आधारित एक रचना है, प्रेम पर आधारित शुद्ध गीत है, ठीक। तीसरी बात ये प्रेषित पत्रिका का मतलब समझे, इसमें जो नायिका है ना, नायिका कौन है, राजमती, वो प्रेषित पत्रिका बताइए। प्रेषित पत्रिका का अर्थ होता है जिसका पति कहाँ चला गया, जिसका पति परदेश चला गया हो, उसके पीछे जो वर्णन होता है, चला गया हो, इसके पीछे जो वर्णन होता है उसको बोलते हैं प्रेषित पत्रिका। तीसरे पॉइंट में आपको याद रखना है प्रमुख कथन। तीसरे पॉइंट में आपको याद रखना है प्रमुख कथन। क्या याद रखोगे, कथन। सबसे पहले 1 नंबर का आपको याद रखना शुक्ल के कथन। इस रचना के बारे में शुक्ल के 3 कथन मिलते हैं। पहला है कि इसकी भाषा जो शुक्ल ने बताई है ना, और शुक्ल के अंदर भाषा क्या है, एक भाषा बताइए राजस्थानी प्लस ब्रज और प्लस मध्य देशी मिश्रित भाषा बताइए, मध्य देशी मिश्रित भाषा बताइए। ये जो रचना है ये हिंदी का प्रथम या पहला वीर गाथात्मक ग्रंथ है। हिंदी का पहला वीर गाथात्मक ग्रंथ है शुक्ल के अनुसार। कौन सा, बीसलदेव रासो। और खुमान रासो को क्या माना था उन्होंने, हिंदी का पहला जय काव्य माना था। क्या माना था, जय काव्य, क्योंकि खुमान की क्या हुई थी, जय। इसे याद रखना, बी। तो बीसलदेव रासो को इसने वीर गाथात्मक ग्रंथ माना है, ऐसे याद हो जाएगा। नायिका के बारे में, यानी ये जो बीसलदेव रासो है इसकी नायिका है ना, नायिका के बारे में कुछ टिप्पणी की है। नायिका के बारे में क्या बताया, नायिका के बारे में बताया कि समूचे मध्यकालीन साहित्य में जुबान की तेज मन की खरी अने नायिका दुर्लभ है। ये कथन इस नायिका के बारे में कहा। इस संपूर्ण मध्यकालीन साहित्य में है ना, जुबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी अन्य नायिका दुर्लभ है, ठीक है। ये इस राजमती के बारे में कहा, क्योंकि उन्होंने जो कथन ऐसा कहा था तभी तो नाराज हो गए थे। और एक है हमारे डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इन्होंने कहा कि ये
रासो ग्रंथ नहीं बल्कि क्या है, रास ग्रंथ है, क्योंकि इसमें प्रेम प्रसंग ज़्यादा दिया हुआ तो उसने कहा ये रास ग्रंथ है। ठीक है, आगे इसके प्रकाशन के बारे में बात करते हैं। प्रकाशन में याद रखना है सर्वप्रथम प्रकाशन। ठीक है, क्या याद रखो इसमें 20 शब्द याद रखना, 20 शब्द याद रखो, 20 सत्य माता, 20 सत्य माता, समझ आया? 20 शब्द, 20 से 20 शब्द सत्य यानी सत्य जीवन वर्मा, माता से माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त। सबसे पहले जो संपादक विशलदेव रासो का किसने किया था? जी सत्य जीवन वर्मा ने किया था। और बाद में जो माता प्रसाद गुप्त ने किया, जो ये क्या है, प्रामाणिक। इनके जो इसके अंदर जो बताइए वो प्रमाण है, प्रामाणिक है। और इन्होंने जो पद इसके अंदर जो कुल बताए वो कितने बताए? 128। अब हमें जो ले रहे हैं परमाल, 3 नंबर पे है ना, ट्रिक में याद करी थी ना, खूबी पर पृथ्वी हमीर विजय। तो खूबी हो गया, अब पर से परमाल। और पर कौन है? जग। परमाल पराया माल इसका जग का, तो जगनिक ये हो गई। ठीक है दोस्तों, और इसका समय क्या है? 11:73। इसके बाद में जो है 11:93 हो जाएगी। ठीक है, समय हो गया। समय के बाद हम लोग इसकी बात करेंगे, इसकी कथानक क्या है इसका। कथानक की बात करें तो पर है ना, पर से याद रखना परमाल। एक महोबा यूपी के अंदर है। इस महोबा जो है, इस महोबा के शासक थे कौन? परमाल। परमर्दी देव से ही परमाल बना। ठीक है ना, ये तद्भव है, ये तत्सम है। तो परमर्दी देव परमाल। महोबा का शासक कौन था? परमर्दी देव। इस परमर्दी देव के 2 वीर सिपाही थे, 2 वीर सिपाही। एक का नाम था आला, एक का नाम था उदल। परमर्दी देव के 2 वीर सिपाही आला और उदल का वर्णन है। वीरता का इसकी विशेषताएं क्या है? विशेषताएं पूछी जा सकती हैं सत्य और असत्य कथन में ना, तो विशेषताएं आपको याद रखनी है 1, 2 और 3। क्या है? बनाफर ब ठीक है, बनाफर। तो याद रखना बनाफर एक जाति है। बनाफर जाति के जो लोग थे तो उनकी है। बनाफरों की 52 लड़ाइयों का वर्णन है। बनाफरों की कितनी? 52 लड़ाइयों का क्या है? वर्णन। पहली बात। दूसरी बात, बनाफर भाषा में लिखित। बनाफरियन तो बनाफरी भाषा में लिखित, बनाफरी भाषा में लिखित थे। बनाफर यानी बनाफर जाति जो एक प्रकार की जाति है, उन लोगों बनाफर जाति के लोगों द्वारा जो 52 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी उनका वर्णन है। और ये जो परमाल जो रासो है ये बनाफरी भाषा में लिखा गया है। बनाफरी जो भाषा ये छत्तीसगढ़ी की उपबोली है। छत्तीसगढ़ में बोली जाती है छत्तीसगढ़ी, उसकी एक क्षेत्र की विशेष उपबोली है छत्तीसगढ़ी की उपबोली बोली। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी की क्या है? उपबोली। और बस क्या याद रखना? बुंदेलखंड। बनाफरी और बुंदेलखंड। बुंदेलखंड और महोबा के आसपास, बुंदेलखंड महोबा के आसपास वर्षा ऋतु में इसके पद गाए जाते हैं। ठीक है, बनाफर बुंदेलखंड और महोबा के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर आज भी वर्षा जब ऋतु थी उसमें इसके कुछ पद गाए जाते हैं लोगों द्वारा। और प्रसिद्ध पंक्तियाँ आपको याद रखनी। प्रसिद्ध पंक्तियाँ तो देखो, हमने बस बनाफर जाति के बारे में बड़ा 52 लड़ाइयाँ, बनाफरी भाषा, बुंदेलखंड, महोबा के आसपास। आगे याद रखना बा से फिर
प्रसिद्ध पंक्ति में 12 बरस, 12 बरस कुकुर, 12 बरस कुकुर जी, 13 जी सियार, 13 जी सियार, 12 बरस कुकुर जी, 13 जी सियार, बरस 18, बरस 18, बरस 18 छतरी जी। ये छतरी ऐसे ही लिखी हुई है ध्यान में, बनावटी बोली में, ठीक। तो बरस 18 छतरी जी, छतरी जी, आगे जीवन को धिक्कार, आगे जीवन को धिक्कार। ये इस संरचना की प्रसिद्ध पंक्ति। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये तो 12 वर्ष तो कुत्ता जीता है। कौन जीता है? कुत्ता। और 13 वर्ष जो है आपके 13 वर्ष जीता है शियार। और क्षत्रिय जो आदमी होता है ना, योद्धा, वीर योद्धा, वो 18 वर्ष तक ही जीता है। उसके बाद में अपनी मातृभूमि के लिए क्या हो जाता है? शहीद हो जाता है। और यदि उसके बाद में कोई अगर जिंदा है तो समझ लो उसका जीवन धिक्कार है। कथन क्या है कि हजारी जो है ना, हजारी कथन में अगर हजारी ने इसे अर्ध प्रमाणिक माना है। क्या माना? अर्ध। हजारी ने इसे क्या माना? अर्ध प्रमाणिक। पृथ्वीराज रासव, पृथ्वीराज रासव किसने लिखा है? ये तो आप सबको पता ही है, चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई का जन्म है ना 1164 लाहौर में। जो ये चंद्रबरदाई का जन्म हुआ था। यदि आपसे समय पूछे, समय आपको बताना है 1193 ईस्वी, ठीक है। यदि वो आपसे पूछे कि इसके कथानक इसमें क्या है, तो इसमें है आपके एक तो तराइन के युद्धों का वर्णन। तराइन के युद्धों का वर्णन कौन से? 111 हुआ था, 111 बोराणम, 11 बोराणम। और दूसरा क्या है? पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता। पृथ्वीराज तृतीय और संयोगिता के विवाह। इन दो चीज़ों का क्या मिलता है? वर्णन। क्या पढ़ते हैं? विशिष्टताएं क्या है? खास बातें इसकी, विशिष्टताएं। तो पहला क्या याद रखना है आपको? इसके अंदर कुल सर्ग या समय या पाठ कह दो, टॉपिक कह दो। तो कुल सर्ग या कुल समय जो है वो है आपके कितने? 69 है। कितने? 69 समय है, ठीक है। 69 सर्ग या 69 क्या है? समय। और ये 69 में सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछे कि पृथ्वीराज रासव में सबसे बड़ा समय या सबसे बड़ा सर्ग कौन सा है, वो, और एक सबसे छोटा। इनको भी ट्रिक से याद कर लो आप लोग। तो 69 कप हम चाय क्या पियेंगे? चाय। 69 कप हम क्या पियेंगे? चाय। का और पा याद रखें, ठीक है। 69 कप यानी सर्गों में क्या है? 69 कप। क से याद रखना कनवज युद्ध। क्या याद रखें? कनवज युद्ध। प से याद रखना पद्मावती। जो सबसे बड़ा सर्ग या समय है, अध्याय है, वो है कनवज युद्ध। सबसे छोटा है पद्मावती। ये तो पहली बात। ये 69 है। इस 69 में आप कर दो 68। 68 क्या है? तो यहाँ से ध्यान रखना, छंदों के प्रकार कितने हैं? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ, 68 प्रकार के। और सर्वाधिक प्रयोग किसका हुआ? तो सर्वाधिक यदि आपसे प्रयोग पूछे इसके अंदर, तो आपको बताना है कौन सा? 96 छंद।
सर्वाधिक प्रयोग इसका हुआ छप्पे छंद। छप्पे छंद का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, ठीक है। और ये चंद बरदई का क्या है, प्रिय छंद है। चंद बरदई का प्रिय छंद कौन सा है, छप्पे छंद। चंद बरदई का प्रिय छंद है और चंद बरदई को छप्पे छंद का राजा, छप्पे छंद का राजा का किसने, नामवर सिंह ने। किसने कहा, नामवर सिंह, ठीक है। कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग, 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ। सबसे अधिक जो प्रयोग किया गया वो कौन सा छंद, छप्पे छंद। क्यों, क्योंकि वो चंद बरदई का खुद का क्या, प्रिय छंद, तभी तो सबसे अधिक बार प्रयोग किया। इसलिए चंद बरदई को छप्पे छंद का राजा कहा जाता है। और छप्पे छंद का राजा कहने का इसने कहा, नामवर सिंह। याद कैसे रखो, छप्पे छंद का राजा का क्या है, नाम। छप्पे छंद का राजा का, और राजा का नाम क्या, वर्ष। कुल छंद, कुल छंद कितने हैं, तीसरी बात में है कुल छंद। तो कुल छंद याद रखना 16,306। इसके अंदर कुल छंद कितने हैं, 16,306 छंद है। 68 प्रकार के छंद, जैसे दोहा चौपाई ऐसा करके 68 प्रकार के छंद है, लेकिन कुल छंद कितने इसके अंदर है, 16,306 छंद है इसके अंदर कुल, ठीक है। और इसलिए शुक्ल ने एक बात कही, क्या कहा, यह ग्रंथ छंदों का अजायब वगैरह, क्या है, अजायब वगैरह है, ठीक है। मस्त बात है। चौथी भाषा, क्या याद रखोगे, भाषा। भाषा में याद रखना पिंगल, कौन सी, पिंगल। हालांकि दो शैलियों में प्रयोग हुआ, जैसे कि पिंगल और पिंगल। वीर रस का जब प्रयोग किया हुआ डिंगल शैली में, और श्रृंगार रस का जहाँ प्रयोग किया उसने पिंगल में। और सर्वाधिक इसी का प्रयोग हुआ, सर्वाधिक प्रयोग होने के कारण इसकी भाषा पिंगल मानना उचित है, ठीक है। ये 5 नंबर याद रखना, वर्तमान संस्करण कितने हैं, 4 उपलब्ध है, 4 उपलब्ध है। वर्तमान संस्करण कितने उपलब्ध है, 4, 1, 2, 3, 4। याद कैसे रखोगे, सबसे बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं, वृहत। सबसे छोटा उसको क्या बोलते हैं, लघु। इन दोनों के मध्य होता है उसको मध्यम। और सबसे छोटा हो तो, लघु से भी छोटा हो तो लघुतम। व्रत का पूरा नाम क्या है, रूपांतरण। इसके नीचे भी रूपांतरण। इसमें छंद कितने हैं, 16,306 छंद। इसमें है 13,000 छंद। और ये जो लघुतम जो चौथा प्रकार है, इसको दशरथ शर्मा एक बात कही है कि ये मूल पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। 6 नंबर पूर्ण। 6 नंबर याद रखना, पूर्ण किसने किया, इस ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किसने किया, तो जलानंद ने। किसने किया, जलानंद। कैसे पता चला, एक पंक्ति मिलती है, पुस्तक जलहरण हथ दे, पुस्तक जलाना हथ दे, चले गजनी नरक काज। पुस्तक जलाना हाथ दे, चले गजनी नरक काज। 7 नंबर को याद रखना है,
रचना की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी? तो कर्नल टोल्ट ने दी। 2929 में किसमें दी? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये इनका ग्रंथ है ना। इसके अंदर इन्होंने इस रचना की जानकारी दी। कौन सी? 8 नंबर याद रखना। शुक्ल ने इसके बारे में 2 बात कही है। क्या कही है? ग्रंथ को और कवि को, ग्रंथ को हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम क्या कहा है? महाकाव्य। और इस कवि को हिंदी का प्रथम महाकवि का है। अब कुछ विद्वानों ने इसको, कुछ विद्वान 3 भागों में बट गए। किसी ने कहा ये, कुछ कहते हैं ये प्रमाणिक है, और कुछ कहते हैं नहीं ये अप्रमाणिक है, कुछ कहते हैं नहीं ये तो अर्ध प्रमाणिक है। इसको कैसे याद करोगे? प्रमाणिक में आपको 4 नाम याद रखने, कितने? 4। इसके अंदर आपको 6 नाम याद रखने, इसके अंदर आपको 3 नाम याद रखने। मोस्टली ये पूछे जाते हैं। ट्रिक क्या है? कर्नल श्याम सुंदर, कर्नल श्याम सुंदर मिश्र पांडे, कर्नल श्याम सुंदर मिश्र पांडे। कर्नल से याद रखना कर्नल टोड, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, और ये हैं आपके मोहनलाल, विष्णुलाल, दोनों भाई ये मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। 6 में क्या याद रखोगे? इसकी ट्रिक क्या है? शुक्र, तो कर्नल श्याम सुंदर मिश्र पांड्या याद हो जाएगा। कर्नल श्याम सुंदर मिश्र पांड्या 1 2 3 और 4। इसमें आपको 6 याद रखना। देखो सुख श्याम, गौरी देवी, सुख श्याम गौरी देवी, वर्मा वूलर। ये ट्रिक है, सुख श्याम गौरी देवी वर्मा वूलर। सुख से याद रखना शुक्ल, क्या याद रखोगे? सुख से शुक्ल। श्याम से याद रखना श्यामल दास ददवाड़िया। श्यामलदास ददवाड़िया। और गौरी शंकर हीराचंद, ठीक है ना। और ये देवी से याद रखना मुंशी देवी प्रसाद। वर्मा से याद रखना राम कुमार वर्मा, और वूलर से वूलर, ठीक है। अर्धप्रमाणी को याद रखना हसमुनि, इसका ट्रिक क्या है? हसमुनि। हस याद रखना हजारी, स याद रखना सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी, ठीक है। और मुनि से याद रखना मुनि जिन विजय। इस तरह से ये इसकी प्रमाणिक के बारे में 3 मत मिलते हैं, ठीक है। प्रमाणिक, अप्रमाणिक और अर्ध। अब आगे इसके कुछ कथन याद रखने हैं। एक, हजारी ने क्या कहा? सुख सुखी संवाद में, सुख सुख के संबंध में लिखित, सुख सुख के संबंध में लिखित वो है प्रमाणिक।
जो सुख सुखी समाज में नहीं, वो क्या है? अर्धप्रमाणी। ये बात मिलती है, ठीक है ना, जैविक कर्म एक ही। और एक आपकी बात मिलती है दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने इस ग्रंथ को क्या कहा पता है? व्रत व्रत महाभारत, महाभारत व्रत महाभारत का है, ठीक है। और एक बंदा और है मोहनलाल विष्णुलाल जो पांड्या, अभी हमने पढ़ा वो मोहनलाल विष्णु पांड्या बताते हैं कि इसका जो सन है ना, ईस्वी या विक्रम संवत का नहीं है, इसका सन अनंत संवत बताते हैं। अनंत संवत बताते हैं। ये अनंत संवत जो होता है ये विक्रम संवत से 80 साल क्या होता है? पीछे होता है। दोस्तों ये लास्ट ग्रंथ है हमीर रासो। इसमें आपको कुछ नहीं, इनके रचनाकार का नाम याद रखना, ज़्यादा विशेष के बारे में कुछ है नहीं। तो हमीर रासो, हमीर को क्या लगा था? रंग। क्या लगा था? रंग। तो सारंगधर ने लिखा था। और ये कब लिखा गया? 1357 ईस्वी का। ये मैंने पहले आपको याद करवा दिया था। इसके बारे में शुक्ल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही कि इस रचना से अपभ्रंश जो रचनाएं थी ना, यानी इस रचना के बाद में जो अपभ्रंश रचनाएं थी वो क्या हुई थी? समाप्त। जैसे ये आ रही, ये अपभ्रंश आ रहा, और अपभ्रंश के बाद क्या शुरू हो गया? हिंदी। तो ये कह रहे कि अपभ्रंश है ना, इस रचना के बाद में क्या अपभ्रंश की रचना सारी क्या हुई थी? खत्म हो गई थी, ठीक। आगे से जो हिंदी शुरू हो जाती है। अपभ्रंश रचना अंतिम जो रचना थी ना वो कौन सी थी? हमीर रासो को माना है 13 शताब्दी, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है इसमें बात। और इसके अंदर आपको पता है हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्ध का वर्णन है, और कुछ नहीं है। और विजयपाल रासो में याद रखना, विजय हमेशा किसकी हुई? नल आदमी की क्या थी? विजय। तो नल सिंह ने लिखी। कौन शताब्दी? 16वीं शताब्दी की रचना। 13वीं, इसका डबल 13 आ गया, और 13 और प्लस 3 करना 16 हो गए। तो ये जयपाल रासो नल सिंह 16वीं शताब्दी की। इसके बाद हजारी ने ये बात की कि ये तो विशुद्ध अपभ्रंश है। क्या है? ये तो विशुद्ध अपभ्रंश है, इसी रासो परंपरा में स्थान नहीं दिया इसे, कहा कि ये रासो परंपरा में आती ही नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इस तरह से ये आपका टॉपिक क्या हो गया पूरा।